हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम राहुल रथ, जो कि आपको पता ही है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि हिंदी मीडियम है। और हिंदी मीडियम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में मैं आपके आज अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं या इसके चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, वित्तीय प्रबंध से आज से नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों पर लागू करना है, किसका कथन है? यह बात किसने कही है कि वित्तीय प्रबंध का मतलब नियोजन और नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों पर लागू करना है। ठीक है, जो नियोजन और नियंत्रण कार्य हैं इनको वित्तीय कार्यों पर लागू करना है, ये बात किसने कही है? ऑप्शन ए बियरमैन, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी गथमैन, ऑप्शन डी हार्डवर्ड। बताइए किसने कही है ये बात? तो ये बात आपकी हावर्ड ने कही है। किसने कही है? हावर्ड ने। हावर्ड का ये कहना था कि जो नियोजन और नियंत्रण कार्य हैं इनको वित्तीय कार्य पर लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्त के अल्पकालीन साधन हैं। वित्त के अल्पकालीन साधन कौन से हैं? ऑप्शन ए सुरक्षित ऋण, ऑप्शन बी असुरक्षित ऋण, ऑप्शन सी बैंक अधिविकर्ष या ऑप्शन डी सभी। बताइए अल्पकालीन साधन कौन से हैं? तो ये सभी ही अल्पकालीन साधन है, सुरक्षित ऋण हो या असुरक्षित ऋण हो या बैंक अधिविकर्ष हो। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें क्या हैं? अल्पकालीन साधन है, वित्त के अल्पकालीन साधन हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन ऋण प्रायः कितने अवधि तक के होते हैं? जो मध्यकालीन के ऋण होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? 4 से 7 वर्ष, 1 से 2 साल, 3 से 7 साल या 4 से 6 साल। बताइए। तो जो मध्यकाल ऋण की अवधि होती है वो 3 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, कितने वर्ष की होती है? 3 से 7 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न, लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है। लाभों का पुनः निवेश किस चीज का स्रोत है? मध्यकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त का या दीर्घकालीन वित्त का, या ऑप्शन डी नॉन, इनमें से कोई सा भी नहीं। सॉरी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? लाभों का पुनः निवेश किसका स्रोत है? तो लाभों का पुनः निवेश अल्पकालीन अवधि का स्रोत है। अल्पकालीन नहीं, सॉरी, दीर्घकालीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी। सी इसका सही उत्तर है, दीर्घकालीन वित्त का है। किसका है? जो हमारे लाभ होते हैं उनका हम दोबारा से जब निवेश कर देते हैं तो एक लंबे समय के लिए उनका निवेश हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या आएगा? दीर्घकालीन वित्त। ठीक है, लाभों का पुनः निवेश दीर्घकालीन वित्त के स्रोत में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। ऑप्शन ए हानि वर्ष में, ऑप्शन बी लाभ वाले वर्ष में, ऑप्शन सी दोनों में या ऑप्शन डी किसी में नहीं। जो संचयी अधिमान अंश होते हैं उन पर लाभ कब दिया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आपने ये प्रश्न जरूर पढ़ा होगा कि संचयी अधिमान अंशों पर हमें लाभ दोनों ही स्थिति में देना पड़ता है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमने ये देना है तो देना ही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंश निर्गमन का एक स्रोत है। अंश निर्गमन का एक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए मध्यकालीन वित्त का है ये, ऑप्शन बी अल्प अवधि वित्त का है, या ऑप्शन सी दीर्घकालीन वित्त का है, या डी इनमें से कोई नहीं। जो अंश निर्गमन है ये किसका स्रोत है? अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन वित्त का? बताइए किसका है? तो जो अंश निर्गमन है वो आपके दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है। किसका है? दीर्घकालीन वित्त का स्रोत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? SFC मतलब कि स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट, हिंदी में इसको राज्य वित्तीय निगम अधिनियम
क्या बोलते हैं? राज्य वित्तीय निगम। राज्य वित्तीय निगम, ठीक है, अधिनियम। तो ये भारत में कब पारित हुआ था? राज्य वित्तीय निगम को, अधिनियम को भारत में कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1948। बताइए। तो जो SFC एक्ट था, यानी कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, वो 1951 में, यानी कि 1951 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। किसमें किया गया था? 1951। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न वो भी इंपॉर्टेंट है। IFCI स्थापित की गई। IFCI कब स्थापित की गई? IFCI का मतलब है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1944 या ऑप्शन डी 1948। ये 1948 है, ठीक है, 1800 नहीं, 1900। सॉरी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1948, ठीक है। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी। IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? IDBI, तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। SFC एक्ट, IFCI और IDBI। IDBI का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1964, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2004। तो IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। नग्न ऋण पत्र होते हैं। नग्न ऋण पत्र कैसे होते हैं? पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, या आंशिक सुरक्षित होते हैं, या आरक्षित होते हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं होता? बताइए। नग्न ऋण पत्र आरक्षित होते हैं। कैसे होते हैं? आरक्षित, मतलब सबको पता होता है ये कि ये आरक्षित है, ठीक है। तो नग्न ऋण पत्र आपके आरक्षित होते हैं, ध्यान रखिएगा। जन निक्षेप साधन है। जो जन निक्षेप है ये कैसा साधन है? अल्पकालीन वित्त का है, मध्यकालीन वित्त का है, या दीर्घकालीन वित्त का है, या सामाजिक निवेश का है? बताइए। जन निक्षेप, जन निक्षेप किसका है? मध्यकालीन वित्त का है। जन निक्षेप मध्यकालीन का साधन है, मध्यकालीन वित्त का साधन है, ठीक है। अगला प्रश्न, जन निक्षेप के दोष हैं। जन निक्षेप के कौन से दोष हैं? पैसा डूब जाने का भय, अधिक लाभ अर्जित करना, वित्तीय नियंत्रण, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जन निक्षेप के जो दोष हैं वो क्या है? बताइए। पैसा डूब जाने का भय रहता है इसमें। ऑप्शन ए क्या है? पैसा डूब जाने का इसमें खतरा रहता है। लाभांश है। लाभांश क्या है? शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचित कोष, या अवतरित लाभ का अंश? लाभ क्या है बताइए। तो लाभ, लाभ का नियोजन है। लाभांश, सॉरी लाभांश है यहाँ पर। लाभा का नियोजन, लाभ का नियोजन लाभांश कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ का नियोजन लाभांश कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। अधिमान अंश, ठीक है। अधिमान अंशों पर लाभांश दर कैसी होती है? स्थिर होती है, या अस्थिर होती है, या अर्ध स्थिर होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, बताइए। चल का मतलब यहाँ पर अस्थिर है, ठीक है। तो जो अधिमान अंश होते हैं इन पर जो हमारी ऋण की दर होती है वो स्थिर होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। कैसी होती है? स्थिर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा क्या है? ऑप्शन ए कोषों को प्राप्त करना, ऑप्शन बी कोषों का उपयोग करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है वो दोनों ही है, कोषों को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना, ठीक है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, ए और बी दोनों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है।
डैश का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वित्तीय नियोजन, निर्णय, प्रबंध या व्यवस्था। तो हम वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण को वित्तीय नियोजन कहते हैं। ठीक है, वित्तीय नियोजन की क्या है, ये डेफिनेशन है। वित्तीय नियोजन का मतलब होता है कि वित्तीय क्रियाओं को पूर्व निर्धारित कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। सॉरी, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं क्या हैं? मितव्ययता, सरलता, ज्यादा खर्च या विशेषज्ञ? बताइए। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता तो मितव्ययता है। इसकी ये विशेषता है कि ये मितव्ययता है, कम खर्चीला है। ठीक है, मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्चीला। अगला प्रश्न, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। ऑप्शन ए वित्त का, ऑप्शन बी नियोग का, या ऑप्शन डी लाभांश का, या ऑप्शन डी सभी का। जो वित्तीय प्रबंधक होता है वो कौन से निर्णय लेता है? तो वो ये सारे निर्णय लेता है। वित्त का हो, विनियोग का हो या लाभ का हो, ये सारे निर्णय वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया आपको याद होगी तो आप बता पाएंगे। वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण। तो ये सभी क्या है? नियोजन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को कब त्यागा गया था? ऑप्शन ए 1930-40 में, ऑप्शन बी 80-130-23 में, ठीक है, ऑप्शन सी 10-30-70 में, या ऑप्शन डी 12-30-20 में। बताइए कब त्यागा गया था? वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को कब मुक्ति मिली थी इससे? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1930 से 40 के बीच में हमने वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को क्या किया था? त्याग दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए वित्तीय नियोजन, कोषों का प्राप्त करना, शुद्ध लाभों का आवंटन, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी। वित्तीय प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं वो ये सारे ही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना की निर्धारित करने वाला तत्व है? मतलब कि पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले तत्व इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए रोकड़ प्रवाह की स्थिति, ऑप्शन बी ब्याज आवरण अनुपात, ठीक है, या ऑप्शन सी ऋण भुगतान अनुपात, या ऑप्शन डी सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आपका ऑप्शन डी होगा। ये सारे हैं जो इनके द्वारा ही हमारी पूंजी संरचना निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट का अर्थ क्या है? निष्पादन का नियोजन, भविष्य के कार्यकाल का उपयोग प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण, या आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। मतलब कि जो हमने अनुभव किया था कि हमारा कार्य इतने में हो जाएगा, फिर हम उसका परिणाम देखते हैं कि क्या वो कार्य उतने में हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। जो हमने पहले अनुमान लगाया था, आशा किया था हमने, उसको अब अंकों में वितरण करते हैं कि क्या उतने में ही वो कार्य हुआ या नहीं हुआ, जिसे कि हम बजट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है? भौतिक संसाधन, कुशल प्रबंध, मानव संसाधन, या पैसा? बताइए। तो कुशल प्रबंध की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी देश के विकास में। ठीक है, क्योंकि कुशल प्रबंध होगा तो सारे कार्य आसानी से और जल्दी और अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले घटक। वित्तीय नियोजन को कौन से घटक निर्धारित करते हैं? व्यवसाय की प्रकृति, जोखिम का मात्रा, पूंजी की लागत, और ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है क्या है? ऑप्शन डी सभी। ये सारे ही क्या करते हैं? वित्तीय नियोजन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से वित्तीय नियोजन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय नियोजन उद्देश्य के अंतर कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऑप्शन ए सरलता,
ऑप्शन बी लोच, ऑप्शन सी पर्याप्त पूंजी या ऑप्शन डी सभी। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से हैं इनमें से? कौन से हैं? सभी है, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, सरल भी होता है, लोचपूर्ण भी होता है और पर्याप्त पूंजी भी इसमें होती है। तो ये वित्तीय नियोजन के उद्देश्य के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण पूंजी में ऋण के अनुपात को क्या कहते हैं? जितनी भी हमारी पूंजी है उसमें से ऋण जितना हमारे पास उधार है उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात को क्या कहते हैं? वित्तीय उत्तोलन, पूंजी ढांचा, व्यापार नीति या कोई नहीं? बताइए क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक का है। क्या कहते हैं? वित्तीय उत्तोलन। वित्तीय उत्तोलन कहते हैं जितनी भी हमारे पास अभी तक पूंजी है उनमें से ऋण के अनुपात को हम कितना, उनमें से ऋण कितना है, उसमें से हमने उधार कितना ले रखा, उसको हम वित्तीय उत्तोलन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, स्थायी पूंजी की विशेषताएं हैं। स्थायी पूंजी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए लागत संरचना, अत्यधिक जोखिम, व्यवसाय में दीर्घकाल या ऑप्शन डी सभी। स्थायी पूंजी की विशेषताएं बताइए, आपको ये सारे ही हैं तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको ऐसा कभी लगे कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर कुछ और होगा, तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको दोबारा से कंफर्म कर सकूं, ताकि और कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कोई परेशानी है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधित सभी निर्णय कहलाते हैं। स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधित जो निर्णय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विविधीकरण, ऑप्शन बी पूंजी बजट, ऑप्शन सी स्थायी पूंजी या ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए क्या होगा? स्थायी पूंजियों में विनियोग को हम, विनियोग के निर्णय को क्या कहते हैं? पूंजी बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी बजट। ठीक है, अगर आपने 9वां चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे प्रश्न आपको आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है आपको तो बहुत मुश्किल होगा आपको ये कर पाना प्रश्न, और आप गलत आंसर देंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपने चैप्टर अभी भी नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ लीजिए। मैंने खाली वही इंपॉर्टेंट्स बातें पढ़ाने की कोशिश की है जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, व्यवसाय में आने वाली मंदी तेजी के क्रम को क्या कहते हैं? मंदी और तेजी, जो व्यवसाय में तेजी मंदी का दौर चलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक चक्र, विविधीकरण, पूंजी बजटिंग या स्थायी पूंजी? तो व्यवसाय में तेजी मंदी को हम व्यावसायिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यावसायिक चक्र के द्वारा ही व्यवसाय में तेजी और मंदी दोनों ही आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चालू संपत्तियों का कुल योग क्या कहलाता है? चालू संपत्तियों का कुल योग क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए सकल कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी पूंजी ढांचा, ऑप्शन बी कुल दायित्व या ऑप्शन डी कोई नहीं। चालू संपत्ति को हम क्या कहते हैं? चालू संपत्ति के कुल योग को हम क्या कहते हैं? तो चालू संपत्ति के कुल योग को हम सकल कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल कार्यशील पूंजी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आया, सकल कार्यशील पूंजी। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? पूंजी लागत प्रभावित होता है इससे, अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पूंजी लागत प्रभावित होती है और अंशों का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, पूंजी ढांचे निर्णय से पूंजी लागत प्रभावित होती है और अंशों का जो बाजार में मूल्य होता है वो भी प्रभावित होता है, इसलिए पूंजी ढांचा निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो की। पूंजी संरचना में शामिल है, जो पूंजी संरचना होती है उनमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए अंश पूंजी, ऑप्शन बी जनता से जमा, ऑप्शन सी कंपनी का जमा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए पूंजी संरचना में क्या चीज इनमें से शामिल होती है?
ये इस वीडियो की लास्ट प्रश्न है। तो इसका आंसर है आपका अंश पूंजी। पूंजी संरचना में अंश पूंजी शामिल होती है, ठीक है। बाकी की ये दोनों चीजें शामिल नहीं होती, जनता से जमा और कंपनी का जमा पूंजी संरचना में शामिल नहीं होती। पूंजी संरचना में खाली अंश पूंजी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो की लास्ट प्रश्न यहाँ पर हमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन प्रश्नों के द्वारा कुछ नए बात को जान पाए होंगे, सीख पाए होंगे और आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, अब तक के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी हैं, तो उसका मैंने लिंक, उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है आपको, ठीक है। उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता है कि जो मैंने आंसर बताया उसका आंसर कोई और हो सकता है, मैंने आपको गलत बताया, तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।